IVM 2019 मैनचेस्टर में मिली जीत को अगर आप भूल चुके हैं तो एक बार फिर आप अपनी यादों को ताजा कर लीजिए, क्योंकि अब बारी है सुपर संडे की, जहां पर भारत और पाकिस्तान की टीमें एक बार फिर आमने सामने होंगी। इस बार मुकाबला 20 ओवर के क्रिकेट का है, यानी कि 120 गेंदें ये तय कर देंगी कि कौन सी टीम किसको हराएगी और कौन सी टीम इस वर्ल्ड कप में जीत के साथ आगे बढ़ेगी। नमस्कार, खेल नीति पर आपका स्वागत है। मैं हूँ राजीव मिश्रा। दो खास मेहमान हमारे साथ सबा भाई हैं और अयाज सर है हमारे साथ। और अयाज सर, रात में काम ज्यादा बढ़ गया है या नींद बहुत अच्छी आई है? क्योंकि आज सुपर संडे का दिन है, वैसे तो आप आराम का दिन होता है खेल नीति पर, बट आज काम पर है हम सारे। वो चाहे हम खेल नीति की बात कर लें या टीवी पर शोज की बात कर लें। बेशक, देखिए मेरे ख्याल से बहुत बड़ा मैच है इस टूर्नामेंट का, शायद सबसे बड़ा मैच है, अनलेस नॉकआउट में फिर से मिलती है इंडिया और पाकिस्तान। और अगर मैं आपको एक हिस्टोरिकल फैक्ट बताऊं तो 2007 में जब आगाज हुआ वर्ल्ड चैंपियनशिप का T20 का, पहली मैच में इंडिया ने पाकिस्तान को सुपर ओवर में हराया, उसके बाद फाइनल में आखिरी ओवर में हराकर टाइटल जीता। और उस दोनों जीत की वजह से मुझे लगता है कि एक तरह से एक लहर चल गई T20। वरना T20 फॉर्मेट कौन इंडिया में कोई नहीं जानता था ज्यादा, ना पाकिस्तान में, लेकिन सब कॉन्टिनेंट पे आया सर, आप थे 2007 में? हाँ जी, बिल्कुल, एक तरह से जादू फैल गया। और आज जो दर्जा है T20 क्रिकेट का इतना ऊंचा इसलिए, इतनी लोकप्रियता इतनी है क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की मैचेस जिस तरह से गुजरी थी 2007 में, तब से वहां से बिल्कुल जैसे लोकप्रियता बढ़ती ही गई है T20 फॉर्मेट की। और मुझे लगता है कि ये इंडिया पाकिस्तान की कॉन्टेस्ट जो है, बहुत से लोग कहते हैं क्यों खेलना है वगैरह वगैरह, मैं मानता हूं कि एक तो दो वजह है इसके लिए खेलने की। एक तो ये है कि कॉन्टेस्ट बहुत दिलचस्प होता है और सबको इसमें लुत्फ आता है, मजा आता है, परफॉर्मेंसेस बहुत बेहतरीन हो जाते हैं, कभी कभी डट भी हो जाते हैं। दूसरा है कि एक मौका मिलता है, और कितना भी छोटा मौका मिले नॉर्मलसी के लिए, वो मौके को जाने नहीं देना चाहिए। सियासत एक तरफ है, स्पोर्ट्स एक तरफ है, जहां पे मौका मिलता है कि हालात सुधर सकते हैं दोनों मुल्क के बीच में, तो वो मौके को जाने नहीं देना चाहिए, ये मेरा मानना है। बिकॉज सबा भाई, एक तो पृथ्वी जी का है, कह रहे व्हाट इज सरप्राइज ऑन संडे, गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। तो हम लोग खेल नीति पर आज सरप्राइज लेके आए, और सरप्राइज हम सब भी है, क्योंकि मुकाबला इतना बड़ा है और हम सबको रात भर काम करके हम सुबह फिर उठ चुके हैं इस मुकाबले के इंतजार के लिए। सबा भाई, लेकिन क्या जो सरप्राइज संडे को पृथ्वी जी को मिला है, क्या वो सरप्राइज पाकिस्तान कर पाएगी या एक बार फिर उनको खाली हाथ लौटना पड़ेगा? 13-0 का स्कोर होगा। गुड मॉर्निंग पृथ्वी, एंड सो गुड टू हैव यू ऑन बोर्ड एज वेल। आपने जो सरप्राइज की बात की है, ये सरप्राइज सिर्फ यहीं तक सीमित है। इसके बाद कोई भी सरप्राइज होने वाला नहीं है। इसके बाद जो है स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, और वो स्क्रिप्ट लिखने की वजह ये है कि भारत में ज्यादा क्वालिटी है। और आप जितनी भी बात कर लें, मैं मानता हूं कि T20 का जो फॉर्मेट होता है सबसे छोटा फॉर्मेट है, वहां पर अगर क्वालिटी में अगर अंतर भी रहता है दोनों टीमों में, वो थोड़ा बहुत कम हो जाता है। मैं इन सब बातों को मानता हूं। उसके बावजूद अंतर इतना ज्यादा बड़ा है कि उसको पूरा करना या उसको कम करना पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा कठिन होने वाला है। इसीलिए मुझे विश्वास है कि भारत यहाँ पर ये मैच जरूर जरूर भारत को जीत लेना चाहिए। और एक और बात है जो अयाज ने कही, उस पर मैं थोड़ा और ऐड करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया का मेरे विचार में इस वक्त ग्लोबल क्रिकेट में सबसे बड़ी राइवलरी है। और उस राइवलरी को मेंटेन करने के लिए, उस राइवलरी की तीव्रता को बढ़ाने के लिए, उस राइवलरी की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है कि दोनों टीमें जो हैं वो कम से कम एक स्तर पर आ जाएं। उसके लिए पाकिस्तान को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे उनके एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज में हो, चाहे उनके डोमेस्टिक क्रिकेट में हो, या फिर उनके इंटरनेशनल एंगेजमेंट से हो, या फिर उनके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हो। इन सब बातों पर अगर वो ध्यान देंगे, तभी आने वाले समय में उनके यहाँ से और अच्छे प्लेयर्स निकलेंगे, और उसके बाद वो कम्पीट कर सकते हैं भारत में। उनके पास खिलाड़ी हैं अच्छे, पर वो जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए, वो जो मैच विनर होना चाहिए, वो मुझे इस समय पाकिस्तान की टीम में नजर नहीं आ रहा है। और ये अयाज सर के मन में एक सवाल था जो मुझे पता चल गया, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ सबा भाई, कि मैदान पर पाकिस्तान के खिलाफ खेलना ज्यादा मुश्किल था या मैदान के बाहर जिस तरह से हाइप है और जिस तरह से शोज करने पड़ रहे हैं वो ज्यादा मुश्किल है? शोज करना बहुत मुश्किल है। वो भी जब अक्रॉस द बॉर्डर के हमारे मेहमान मौजूद रहते हैं तो अजब अजब बातें शुरू हो जाती हैं। कई बार इमोशंस को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक बार आप मैदान में चले गए, अपनी तैयारी अलग हो गई, तो फिर क्या फर्क पड़ता है, बाहर में जो हो रहा है तो होने दीजिए। अया सर, कल से क्योंकि हम लोग कंटिन्यू शो कर रहे हैं और एक अलग तरीके का एटमॉस्फेयर क्रिएट है जिसको ना चाहकर भी आप उसको छुपा नहीं सकते, आपको एक्सप्रेस करना ही पड़ेगा अपने आप को।
और ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मैच की शायद सबसे बड़ी खूबसूरती है। बेशक देखिए, क्रिकेट में कहते थे सबसे बड़ी राइवलरी जो है वो एशेज होती थी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच, लेकिन जैसे सबा ने कहा, फिलहाल या मैं कहूंगा पिछले 20, 25, 30 साल से अगर सबसे बड़ी राइवलरी है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच है, और इसके लिए बहुत हिस्टोरिकल रीजंस है, पॉलिटिकल रीजंस है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि दोनों ही नेबरिंग कंट्रीज है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में 7 समुंदर है, और वो राइवलरी तो थी, लेकिन इतना जोश और इतना जज्बा बहुत कम देखने को मिला है। बॉडी लाइन सीरीज की आप बात कर ले या इक्का दुक्का कोई और सीरीज की बात कर ले, लेकिन क्या एशेज ने अच्छा किया है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने, और वो शायद हमें भी उसमें से सबक सीखना चाहिए कि उसको एक लेगेसी वैल्यू दे दी है, उसको एक ऊर्जा दे दी है, उसको एक दर्जा दे दिया है वो राइवलरी को, जो हर कोई जो है क्रिकेट प्रेमी वो फॉलो इसलिए करता है क्योंकि एक उसका एक किरदार पैदा कर दिया है। यहाँ मुझे लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों में ही ये प्रॉब्लम रहा है कि हम तू मैं लगे हुए हैं, बल्कि इसके कि हम उसको एक अच्छी लेगेसी बनाएं जिसका बहुत स्पोर्ट को भी प्रमोट करे, प्लेयर्स को भी प्रमोट करे, प्लेयर्स को भी ऊंचा करे, और फैंस को भी साथ में लेके चले। कि बाकी सब चीजें तो चलती रहेगी, लेकिन अगर क्रिकेट राइवलरी को आप कुछ ऊंचाई तक ले जाए इंडिया पाकिस्तान की, तो कोई और राइवलरी का मुकाबला नहीं है। जी, अयाज सर तो आज बिल्कुल एक मजे हुए राजनेता की तरह बात कर रहे हैं सब भाई। आज तो अयाज सर को सुपर संडे के दिन रोकना बहुत मुश्किल हो गया है। तैयारी पूरी मुझे नजर आ रही है। लेकिन एक बात है अच्छी सभा भाई की, मैच कोई भी जीते, जो रोमांच है वो अपने चरम पर पहुंच चुका है इस वर्ल्ड कप का, और शायद ये आईसीसी की एक स्ट्रेटजी भी है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच आप पहला रख दो, ताकि जो माहौल बनना है वो क्रिएट हो जाए पूरी तरह से, और इस तरह से हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके बीच में भी माहौल क्रिएट है। हर्ष जैन का पूछना है कि बाबर और शहीन क्या डेंजरस होंगे आज के मैच में हिंदुस्तान के लिए? सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आईसीसी इसी वजह से खूब सारे आईसीसी इवेंट करवाना चाहता है, ताकि वो इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी बने रहे, और इसके पीछे बहुत बड़ा कमर्शियल वैल्यू है। अगर इंडिया पाकिस्तान मैच आईसीसी इवेंट में ना होगा तो फिर आईसीसी इवेंट का कोई फायदा नहीं है। आप जितना भी ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड मैच करा लीजिए, कोई उसका अर्थ नहीं है जब तक कि आईसीसी इवेंट में पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला ना हो। इसीलिए आईसीसी की कोशिश हमेशा यही रहती है कि 1 या 2 मैचेस जरूर एक आईसीसी इवेंट में देखने को मिले इंडिया पाकिस्तान के बीच में। और पता नहीं क्यों राइवलरी इतनी ज्यादा अच्छी होती है कि नॉर्मली इंडिया पाकिस्तान एक बार तो चलिए उनको भिड़ नहीं होता है, पर कई बार दो बार भी वो भिड़ सकते हैं और भिड़ चुके हैं, और ये बहुत बड़ी बात है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के लिए। और जैसा कि अयाज ने कहा, मैं थोड़ा वक्त लेना चाहता हूँ कि बहुत जरूरी है कि इंडिया पाकिस्तान की जो राइवलरी है उसको हम एक ब्रांड में तब्दील करें। अगर आप इसको ब्रांड में तब्दील करेंगे तभी इसकी लेगेसी बनेगी, और उसको बनाने के लिए दोनों ही तरफ के जो बोर्ड्स हैं उनको मेहनत करनी होगी, और एक फिक्स कैलेंडर होना चाहिए, एक फिक्स प्रोग्राम होना चाहिए जिसके मुताबिक हमेशा इंडिया पाकिस्तान का मैच होते रहना चाहिए। जिस तरह से एशेज होता रहता है, उनके पास एक कैलेंडर है, फिक्स्ड है, वो उनको पता है कि एशेज इस बार हुई है तो नेक्स्ट टाइम कब होगा, और इसी वजह से वो बिल्डअप करना शुरू कर देते हैं। तो कुछ उसी प्रकार से अगर हम लोग प्रयास करेंगे, जो आप रोमांच की बात कर रहे हैं, जो इंटेंसिटी की हम लोग बात कर रहे हैं, जो भावनाओं के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, वो तभी सामने आएगा जब हम इस प्रकार से ऑर्गेनाइज करेंगे इंडिया पाकिस्तान के मैचेस। जी है सर, कुछ कह रहे थे आप? हाँ, मैं 2 चीज कहना चाहता था। एक तो पहले अगर आप देखें टूर्नामेंट, जैसे वर्ल्ड कप भी ले ले 75 में या 79 में, 1983 तक जब इंडिया ने, और बल्कि 87 तक वर्ल्ड कप जब हुए थे, तो इंडिया और पाकिस्तान को अलग अलग ग्रुप में रखते थे कि अगर मिलना है 2 कंट्रीज को तो नॉकआउट स्टेज पे मिलेंगे। लेकिन 1991 के वर्ल्ड कप के बाद जब एक ही पूल में आए और राउंड रॉबिन था खेलने का, तो इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच हुआ, वहां से एहसास हुआ आईसीसी को भी और इंडियन और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी कि कितना इसका वैल्यू है। जैसे ब्रांड वैल्यू की सभा बात करते हैं, सबसे पहले ब्रांड वैल्यू पहचानने वाले थे शेख अब्दुल रहमान बुखातिर, जिन्होंने इंडियन और पाकिस्तानी टीम्स को शारजाह में बुलाना शुरू किया 81 से 82 से, और वहां पर लगातार मैचेस चलती थी, और पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को हराना शुरू किया। वहां हराना भी शुरू किया, हाँ बिल्कुल। लेकिन वहां पर मैचेस जो थे, जो इंडिया पाकिस्तान राइवलरी जिसको सही तरह से समझा और ब्रांड बनाया, वो बुखातिर थे। अब मैं आपको एक और बताऊं कि 75 साल का इतिहास है इंडिया और पाकिस्तान का, केवल 59 टेस्ट मैचेस खेली गई है इंडिया और पाकिस्तान के बीच। अगर आप ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की देख लें तो कम से कम 300 टेस्ट मैचेस खेली गई होगी इस दौरान में, 75 ईयर्स में। अब आप सोच सकते हैं कि 1961 और 1978 के बीच 17 साल तक कोई मैचेस नहीं हुए इंडिया और पाकिस्तान के बीच। फिलहाल टेस्ट मैचेस का अगर आप देखें तो 2007 से अब तक
14 साल हो गए टेस्ट मैचेस बायलैटरल सीरीज नहीं हुई इंडिया और पाकिस्तान के बीच, यानी कभी होते हैं फिर इतना लंबा गैप आता है। अब केवल ये रह गया है कि आईसीसी टूर्नामेंट्स में इंडिया और पाकिस्तान मिलते हैं, और आईसीसी भी समझ गई है कि यार दो मैचेस तो दे देते हैं, क्योंकि इतना फॉलोइंग है, इतना ब्रांड वैल्यू है। तो नॉकआउट स्टेज से पहले लीग स्टेज में भी एक मैच होती है, और एक उम्मीद रहती है कि नॉकआउट में भी फिर से एक बार ये दोनों टीम मिलेगी, तो उपलब्धि होगी, गेम की भी उपलब्धि होती है और पैसे की भी होती है। ऐसा लग रहा है सबा भाई आज अयाज सर वसीम अकरम के किरदार में बिल्कुल आंकड़ों के साथ साथ ऐसी बौछार कर रहे हैं, इनको खेलना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैच पे आ जाते हैं, थोड़ा बात कर ले। अमार साहब का सवाल है, उनका कहना है धोनी का रोल आपको लग रहा है सबा भाई बहुत इंपॉर्टेंट होगा आज के मैच में, और उसकी पहली झलक दिख गई है जो टीम अनाउंस नहीं की विराट कोहली ने। देखिए, एमएस धोनी के आने से एक तो वो जो कामनेस है ड्रेसिंग रूम में वो जरूरी है, वो देखने को मिलेगी। फिर वो जिस तरह से बातचीत कर रहे हैं हर एक खिलाड़ी से, उसका फर्क पड़ता है। पर अंत में हम लोग जितनी भी बात कर ले एमएस धोनी की या रवि शास्त्री की या फिर अन्य सपोर्ट स्टाफ की या फिर कोचेस की, अंत में खिलाड़ी को ही मैदान में परफॉर्म करना होता है, और उसको पता है कि उसको किस तरह से परफॉर्म करना है, क्या उसको प्रोसेस करने हैं, क्या उसको प्लानिंग करनी है, किस तरह से उसको विजुअलाइज करना है, किस तरह से उस कंडीशन को सिमुलेट करना है अपने दिमाग में, उसके बाद उसको जाकर इंप्लीमेंट करना है। ये अंत में बड़ा ही इंडिविजुअल गेम होता है राजीव। हम लोग बात करते रहते हैं कि टीम गेम है, पर अंत में जो आपका प्रोफाइल है उसी के मुताबिक आपको परफॉर्म करना है। अगर वहां तक आप अपने 50 या 90% भी आप परफॉर्म कर लें, तब आपकी टीम को फायदा होता है। तो आप जितनी भी मदद मांग लें बाहर से, अंत में वो सब कुछ आप ही पे डिपेंड, आप ही पे निर्भर करता है। हाँ, मैं मानता हूँ थोड़ी बहुत झलक रहेगी टीम स्ट्रैटेजी में, किसको खिलाना है, किसको नहीं खिलाना है, कौन सा खिलाड़ी कब जाएगा बैटिंग करने के लिए, सारी चीजें नजर आएंगी। पर अंत में जो परफॉर्मेंस है वो तो खिलाड़ी को ही देना होता है। यार सर, कसाट साहब का सवाल है, और ये सवाल सीधा उनका बॉलिंग डिपार्टमेंट को लेके है कि भुवी और अश्विन वरीयता मिलेगी यहाँ पर शार्दुल ठाकुर और चक्रवर्ती पे, आपको लग रहा है पहले मैच में, और पाकिस्तान के खिलाफ क्योंकि एक्सपीरियंस की आपको जरूरत होगी? बेशक, देखिए मैं अगर सिलेक्टर हूं तो मैं अश्विन को जरूर खिलाऊं, इस वजह से कि उनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, बिग स्टेज बिग ओकेजन के प्लेयर है, और वो चतुर भी है, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। फिलहाल आप पिछले वार्म अप मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 विकेट चटका दिए एक ही ओवर में, और उनको खेलना इतना, उनके पास वेरिएशन इतने हैं कि वो बहुत तकलीफ दे सकते हैं ऐसे पिचेस पर। वरुण चक्रवर्ती बहुत ही हुनर वाले हैं, लेकिन क्या इतने बड़ी मैच में वो उनको एक्सपोज करना सही है या नहीं, ये एक दुविधा है सिलेक्टर या टीम मैनेजमेंट के लिए। जहां तक शार्दुल और भुवी में अगर सवाल है चॉइस का, तो मेरा कांटा जो है वो शार्दुल पे रुकता है, इस वजह से कि एक तो गोल्डन आर्म है उनका, विकेट्स निकालते रहते हैं, बैटिंग में भी खास करके उन्होंने अच्छी खासी परफॉर्मेंसेस दी है। भुवी ने कुछ खास किया नहीं है, और अगर आपको बैटिंग थोड़ी सी एक्सटेंड करनी है जडेजा और अश्विन के बाद, तो फिर शार्दुल ठाकुर इज अ बेटर चॉइस मेरे हिसाब से। तो ये मेरा कॉम्बिनेशन रहेगा, बाकी सब टीम पूरी तरह अपने आप को सिलेक्ट कर ली। आया सर, क्या आपको लग रहा है धोनी का रहना भी शार्दुल ठाकुर को सिलेक्ट करेगा? चेन्नई से खेलते हुए आ रहे हैं, और उनका जो रोल रहा है चेन्नई सुपर किंग के लिए, वो धोनी ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं एज अ थर्ड सीमर, जिस तरह से कंट्रीब्यूट आपने कहा बैट के साथ कर सकते हैं, और फील्डर बहुत ही जुझारू हैं। नहीं राजीव, मुझे लगता है शार्दुल के बारे में विराट कोहली भी बहुत कुछ जानते हैं। इंग्लैंड के दौरे पर उन्होंने बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए हैं, उनको अच्छी तरह से यूज किया, बल्कि बहुत ज्यादा जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी या बातचीत होती तो विराट कोहली बहुत प्रशंसा करते थे शार्दुल ठाकुर की। तो मुझे ये नहीं है कि धोनी आ गए और सीएसके में शार्दुल खेलते थे इस वजह से वो टीम में आ जाएंगे। दोनों ही, या धोनी हो या कोहली हो या शास्त्री हो, चाहेंगे कि इंडिया का बेस्ट 11 मैदान पे उतरे और मैच जीते। उसमें शार्दुल आते हैं या कोई और आता है, वो कंसिडरेशन नहीं रहेगा। और जैसे मैंने बताया कि शार्दुल के बारे में विराट कोहली शायद इंटरनेशनल लेवल पे ज्यादा उनका एक्सपोजर रहा है विराट के साथ। सब भाई, आप कैसे देख रहे हैं इस मुकाबले को? नंबर एक चीज 11 क्योंकि विराट ने अनाउंस नहीं की और पाकिस्तान ने अपनी 12 अनाउंस की, क्या ये स्ट्रेटजी थी पाकिस्तान की कि आप अनाउंस कर दें 12, और विराट ने कहा कि वो वेट करेंगे अगले दिन तक का? क्योंकि ये T20 फॉर्मेट है और आप अक्सर कहते हैं कुछ फर्क पड़ता नहीं बहुत ज्यादा, आप एक दिन बाद अनाउंस करें या एक दिन पहले। कैसे आप देख रहे हैं? पाकिस्तान ने जिस तरह अनाउंस की, कभी नहीं करते थे अनाउंस, और हिंदुस्तान ने कहा कि वो वेट करेंगे। अगर हम लोग सलीके से देखें राजीव, तो मुझे लगता है पाकिस्तान कई सालों से पीएसएल में दुबई में खेलता आ रहा है। वो एक प्रकार से उनका होम ग्राउंड हो चुका है, उनको वहां के विकेट के बारे में मालूम है। इसी वजह से मुझे लग रहा है कि उन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया है 12, ताकि उनके जो यंगस्टर्स हैं जिनको अभी भी इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का अनुभव नहीं है, उनको थोड़ा बहुत वक्त मिल जाए
प्रिपेयर करने के जी, लिए। बिल्कुल। जहां तक मेरा मानना है कुछ इस तरह की सोच होगी पाकिस्तान की। भारत के लिए ये है कि हालांकि मैं मानता हूं कि आईपीएल के मैचेस हुए हैं, प्लेयर्स खेल चुके हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिल रहा है इस विकेट पे। ओवरनाइट कई 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 सारे चेंजेस देखने को मिल जाते हैं बिहेवियर में विकेट के। अब कल ही का मैच अगर हम देख ले, वेस्ट इंडीज कितना ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था, 55 रन बनाया, उसको चेस करने के लिए इंग्लैंड ने 4 विकेट गवा दिए। तो ये एक अंदेशा दे रहा है कि विकेट को पढ़ना बहुत मुश्किल है। इसीलिए मुझे लगता है कि इंडियन टीम मैनेजमेंट ने यही सोचा होगा कि अंत तक इंतजार करते हैं, एक फ्रेश लुक देख लेते हैं हम लोग विकेट का, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे 11 कौन खेलेगा। और ऐसे भी जितने सारे खिलाड़ी हैं भारतीय टीम में, उनमें से कई सारे खेल चुके हैं पाकिस्तान के खिलाफ, तो कोई अननोन टेरिटरी नहीं है यहाँ पर इंडियन प्लेयर्स के लिए, सिवाय 1 या 2 प्लेयर्स के लिए। अदरवाइज जी। सबके सब खिलाड़ी खेल चुके हैं पाकिस्तान के विरुद्ध, तो उनको कोई परेशानी होगी नहीं अगर अंत में आप 1 या 2 डिसीजन, 1 या 2 प्लेयर्स को अगर आप बाहर भी कर लें जिनके खेलने के चांसेस पहले से थे। तो इस वजह से मुझे लगता है कि भारत इंतजार कर रहा है एंड तक डिसाइड करने के लिए 11। यार सर, शहीनशाह अफरीदी को लेके बहुत ज्यादा हाइप है पाकिस्तान में। कल हम और सबा भाई बात कर रहे थे, 2-3 शोज हमने पाकिस्तान के चैनल्स के साथ किए और सबका जो टॉपिक था वो शहीनशाह अफरीदी था और सुई वहीं जाके कांटा अटक जा रहा था बार बार। अब इससे पहले की हम बात करें तो मोहम्मद इरफान भी खेले, मोहम्मद आमिर भी खेले, वसीम भाई भी खेले। वर्ल्ड कप में कोई जिता नहीं पाया लेकिन बाएं हाथ का सीमर पाकिस्तान को। तो ये अचानक शहीनशाह अफरीदी ऐसा क्या करिश्मा करने वाले हैं? देखिए, शहीनशाह अफरीदी पाकिस्तान के अब स्पीयर हेड हो गए हैं बॉलिंग अटैक के, और जी। यंगस्टर है, तेज डालते हैं, और विश्व इंटरनेशनल क्रिकेट में उनकी अच्छी खासी तारीफ हुई है। बहुत से लोगों ने, इंग्लिश कमेंटेटर्स हो या ऑस्ट्रेलियन हो, फॉर्मर कैप्टन हो, सबने उनकी तारीफ की है। उनमें ये क्षमता है कि तेज डाले, और वेरिएशंस कितने हैं ये मुझे शायद इतनी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अगर इन पिचेस पे वेरिएशंस भी अगर हो तो वो काफी प्रॉब्लम्स खड़े कर सकते हैं इंडियन बैट्समैन के लिए। इसी वजह से, और कहीं ना कहीं एक तो देखिए, साइकोलॉजिकल दबाव अगर इंडिया के ऊपर डालना है किसी से, तो ये 2 या 3 प्लेयर्स आएगा। एक तो है बाबर आजम, दूसरे हैं मेरे ख्याल से मोहम्मद रिजवान जो बहुत अच्छे फॉर्म में रहे हैं, और शाहीनशाह अफरीदी, और मेरे ख्याल से अगर एक आध ऑलराउंडर उनके, आप फखर जमा जो है, जो डिस्ट्रक्टिव, बहुत ही ताबड़तोड़ रन बना सकते हैं, और बोलर्स का लेंथ और लाइन जो है खराब कर सकते हैं। ये 3-4 प्लेयर्स जो है उनकी ताकत बन सकती है। इंडिया के जैसी टीम उनके पास है नहीं। सबा ने काफी डिटेल में बताया इंडिया की टीम कितनी मजबूत है, ऑन पेपर ही नहीं लेकिन परफॉर्मेंस पे भी अगर आप देख ले, पिछले 2-3-4 साल का परफॉर्मेंस, ये जरूर है टाइटल नहीं जीता है, वर्ल्ड चैंपियनशिप भी हार गए, लेकिन कंसिस्टेंसी अगर देखनी है, टेस्ट में हो, ओडीआईज में हो, T20 में हो, तो इंडियन टीम से ज्यादा टीम कंसिस्टेंट रही नहीं है, और किसी और टीम के पास इतने सारे मैच विनर्स नहीं है। पर मुझे जो सबा भाई लग रहा है, जितने मैचेस मैंने पाकिस्तान के देखे हैं, खासतौर से T20 फॉर्मेट में, इमदाद वसीम मेरे लिए सबसे डेंजरस खिलाड़ी लग रहे हैं, क्योंकि आम बॉल एक तो डालते हैं, नया बॉल में बड़ा कंट्रोल है, और जिस तरह से वो राइट हैंडर्स के खिलाफ गेंद करते हैं, के राहुल और क्योंकि रोहित ओपन करेंगे, आपको लग रहा है इमदाद वसीम को ज्यादा टैकल करने की ज्यादा बड़ी चुनौती होगी बनस्बत आप शहीनशाह अफरीदी की बात करें? जनरली पाकिस्तान इमाद वसीम और शाहीनशाह अफरीदी के साथ ओपन करता है, जी। और चूंकि हमारे पास 2 राइट हैंडर्स जो ओपन करेंगे, तो ये एक मूव जो है वो मुझे लगता है यहाँ पर भी वो कंटिन्यू करना चाहेंगे। इमाद वसीम के पास एक तो वो अच्छी आर्म बॉल डालते हैं, नई गेंद से बॉल डालते हैं, तो वहां पर घुमाव उनको कम मिलता है, पर गिरने के बाद बॉल अंदर आती है, वहां पर स्पीड वेरिएशन रहता है, तो एक स्मार्ट और इंटेलिजेंट बॉलर है। तो शाहीनशाह अफरीदी और इमाद वसीम, इन दोनों को मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत सतर्क के साथ भारतीय ओपनर्स को खेलना होगा। पर मैं वापस इसी बात पर आ रहा हूं कि ये दोनों हमारे जो ओपनर्स हैं क्वालिटी प्लेयर्स हैं। अटैक सामने वाला जैसा भी हो, इनके अंदर वो काबिलियत है कि उसको टैकल कर सकते हैं, और ना ही केवल टैकल कर सकते हैं, अच्छे स्ट्रोक्स भी लगा सकते हैं, और पावर प्ले में रन भी बना सकते हैं। सबब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आईपीएल में बहुत ज्यादा इस तरह का कॉम्बिनेशन खेला नहीं है हमारे बैट्समैनों ने, कि लेफ्ट आर्म सीमर एक तरफ से डालो, दूसरे तरफ आप लेफ्ट आर्म स्पिनर खेलें, और वो भी स्पीड पे, जिस स्पीड पे इमदाद वसीम डालते हैं, थोड़ा सा सरप्राइज कर सकते हैं ये जो कॉम्बिनेशन है। सरप्राइज तो नहीं, मुझे लगता है तैयारी करनी होगी इन दोनों के विरुद्ध, क्योंकि ये एक बड़ा ही अजीब से कॉम्बिनेशन रहता है शाहीनशाह अफरीदी और लेफ्ट आर्म स्पिनर का। और जनरली अगर आप नोटिस करेंगे तो इंडियन बैटर्स जो हैं वो स्ट्रगल उन्होंने किया है लेफ्ट आर्म सीमर्स के खिलाफ। जी। लेफ्ट आर्म स्पिनर्स की जो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के सामने तो हम कई बार खेल चुके हैं, पर लेफ्ट आर्म सीमर्स ने हमें 1-2 बार परेशान जरूर किया। इसीलिए मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो कंटिंजेंट है वो इतनी ज्यादा बात कर रहा है शाहीनशाह अफरीदी के बारे में।
पर ये सिर्फ T20 का मुकाबला है, यहाँ पर मैक्सिमम एक लेफ्ट आर्म सीमर बॉल डाल सकता है, वो सिर्फ 4 ओवर है, पावर प्ले में वो सिर्फ 2 ओवर ज्यादा, मुझे लगता नहीं है कि वो पाकिस्तान शाहीन शाह अफरीदी से कराएगा, तो ज्यादा यहाँ पर परेशानी की का कारण मुझे लगता नहीं है कि बनने वाले हैं ये दोनों ही बॉलर्स। है सर, अगर आप 24 गेंदें हटा दें 120 गेंदों में से जो शाहीन शाह अफरीदी डालेंगे, बाकी तो कोई गेंदबाज नजर नहीं आ रहा फिर, या इमदाद वसीम की आप बात कर लें, उसके अलावा हसन अली की बहुत पिटाई हुई प्रैक्टिस मैच में, आबिद अली उनके एक और गेंदबाज हैं, शादाब जो है जो लेग स्पिन करते हैं, हारिस रऊफ है उनके एक, हाँ हारिस रऊफ है, उनका जो 3 सीम अटैक होगा वो शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली और हारिस रऊफ, और 2 स्पिनर्स होंगे उनके शादाब और इमाद वसीम, और उसके साथ साथ मोहम्मद हफीज और शोएब मलिक। जी सर जी, बताएं तो बाकी पे तो फिर आप अटैक कर सकते हैं, यानी कि प्लानिंग ये होनी चाहिए कि आप एक गेंदबाज उनका बेस्ट बॉलर है उसको आप आराम से खेल जाएं और बाकी पे आप अटैक करें। फिर देखिए सबा, लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है हमेशा लेफ्ट आर्म स्पिनर की ही साइड लेगा। राजीव मिश्रा ने कह दिया कि आप इमाद वसीम को एक साथ इतनी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, आर्म बॉल आता है अंदर वगैरह, बाकी जो बॉलर जो है उनके कोई वैल्यू नहीं है, पानी कम चाय है वो, बाकी जो है आप उनको तोड़ सकते हैं, ये कर सकते हैं। यार मुझे तो ये लग रहा था कि राजीव कोई अपना नाम ना ले ले, इमाद वसीम मतलब कि मैं ही बॉलिंग कर रहा हूँ। बहरहाल ये है राजीव के इमाद वसीम भी है कुछ, वो भी थोड़ी बहुत बल्लेबाजी कर लेते हैं, शादाब खान जो है वो भी बल्लेबाजी, ये ऑलराउंडर्स में गिने जाते हैं। शोएब और हफीज शायद दोनों को ना खिलाया जाए, शायद दोनों में से एक खेले, उनमें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, 2007 का वर्ल्ड कप ये दोनों खेले हुए हैं। इंडिया में भी एक प्लेयर है, शायद आपको पता हो या ना हो, जो 2007 का वर्ल्ड कप खेला हुआ है, इनॉग्रल वर्ल्ड कप, रोहित शर्मा जो फाइनल में 30 रन बनाए थे 16 गेंदों पर उस फाइनल में, और मैच जीतने में बहुत काम आए थे। लेकिन इनके मोहम्मद हफीज, शोएब मलिक दोनों ही खेले थे उस टूर्नामेंट में, तो इनका बड़ा लंबा सफर रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट में। इनमें ये कैपेसिटी है कि प्रेशर को, दबाव को अब्सॉर्ब कर सकते हैं, लेकिन दोनों को फील्ड में उतारना शायद मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा। ये हो सकता है कि इंडिया के खिलाफ बड़ा मैच है तो दोनों को खिला ले, वरना टीम में से थोड़ा सा एक एज फैक्टर भी T20 फॉर्मेट में देखना पड़ता है। आप जितने भी है 35-37 प्लस के प्लेयर्स को खिलाओगे तो कहीं न कहीं थोड़ा सा फील्डिंग में प्रॉब्लम बन सकता है। बहरहाल ये मुझे लगता है कि एक चीज ना भूलें कि अगर आप ICC रैंकिंग से जाए तो फिलहाल इस टूर्नामेंट में डिफेंडिंग चैंपियंस है वेस्ट इंडीज, उनका बुरा असर हमने देख लिया, कल 55 पे ऑल आउट हो गई। नंबर 1 टीम है इंग्लैंड। सर हमारे एग्जिट पोल का भी बुरा हाल कर दिया है वेस्ट इंडीज ने तो। हाँ, और डिफेंडिंग नंबर 1 टीम है इंग्लैंड, जो काफी स्ट्रगल की। अगर ये 55 की जगह 110-115 रन चेस करना होता तो इंग्लैंड का मामला भी जो है वो फंस जाता था। नंबर 2 पर है इंडिया रैंकिंग में, और कुछ ही पॉइंट्स पीछे है पाकिस्तान। तो ये नहीं है कि बहुत ज्यादा अंतर है इन रैंकिंग, और ये समझ के चलना पड़ेगा। मेरे ख्याल से सही बात कही है विराट कोहली ने, जनरली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जो हमेशा से बात करते आते हैं कैप्टन वही करते हैं, लेकिन उन्होंने ये बात सही की कि आप उनका A ग्रेड प्ले लेके आना पड़ेगा इंडिया को ये मैच जीतने के लिए। एक तो स्किल सेट्स जो भी है टीम में, लेकिन तनाव इतना होगा, टेंशन इतना होगा कि अगर आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाए या कंसंट्रेशन नहीं हो या थोड़ी सी घबराहट आ जाए तो फिर आप पोटेंशियल पे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, और ये मेरे ख्याल से दोनों ही टीम के लिए प्रॉब्लम रहेगा। मुझे लगता है कि जो टीम अपने नर्व्स को बराबर संभालती है, जो प्रेशर में ज्यादा नहीं आती है, वो टीम जीतेगी। सबा भाई, लेकिन प्रेशर में तो विराट कोहली ऑलरेडी लग रहे थे, जैसा यार सर कह रहे हैं कि विराट ने ठीक कहा, लेकिन विराट गुस्से में आ गए जब उनसे पूछा गया कप्तानी क्यों छोड़ी। बेचारा विराट भी थक गया इसका जवाब देते देते। ये सब मुझे लगता है कि पुरानी बातें हो गई। अभी मैच हो रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, उसके बारे में सवाल पूछ लीजिए। अब पता नहीं इस तरह के सवाल क्यों पूछे जाते हैं। इसका जवाब मुझे लगता है राजीव आपको ही देना होगा कि आपको और रियाज दोनों को, कि मीडिया के दिमाग में क्या चलता रहता है, किस तरह के सवाल पूछ लिए जाते हैं। इतना बड़ा क्लैश होने वाला है। मुझे तो ये लगता है कि हम लोग सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी के बारे में बात कर रहे हैं, बात होनी चाहिए बाबर आजम वर्सेस विराट कोहली। एक तरफ बाबर आजम है जिन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं T20 में, और उसके दूसरे नंबर पर है विराट कोहली। तो ये क्लैश है इंडिया पाकिस्तान का, पर बैटल विद इन बैटल अगर हम देखें तो वो है बाबर आजम वर्सेस विराट कोहली। इतने दिनों से, इतने सालों से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि ये दोनों प्रीमियर बैट्समैन है। मानता हूं ये दोनों प्रीमियर बैट्समैन है, और विराट कोहली ने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। बाबर आजम अभी भी उस रेस में उन्होंने चलना शुरू किया है। तो ये एक ऐसा क्लैश होगा जिसमें ये देखा जाएगा कि हु इमर्जेस द विनर बिटवीन दीज टू। कैप्टन जरूर हैं,
पर ज्यादा जी। जो नजरें होंगी दोनों ही बैटर के ऊपर कि विराट कोहली वर्सेस बाबर आजम। अया सर, आपने तो क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के बहुत से मैचेस देखे हैं और आपने खिलाड़ियों को हीरो बनते भी देखा है, जीरो बनते भी देखा है। मिसबाहुल हक जीरो बने 2007 में और जोगिंदर शर्मा हीरो बन गए एक वो गेंद डाल के। श्रीशांत वो कैच पकड़ के हीरो बन गए। इससे पहले कई ऐसे मौके हैं, वो चेतन शर्मा का छक्का याद कर ले, वो जीरो बने, आज तक उनपे से वो ठप्पा नहीं हटा। वो चीफ सिलेक्टर जरूर है और दुबई पहुंच भी चुके हैं, तो शायद वो भी चाहेंगे कि ये मैच जीते ताकि वो बीइंग अ सिलेक्टर कम से कम पाकिस्तान को हराते हुए देख पाए। ये ये इंडिया पाकिस्तान के मैचेस क्या वाकई हीरो क्रिएट करती है जो लंबे समय तक अपने अपनी कंट्री के लिए खेलते हैं? बेशक आप देखें ना कि कम से कम 150 पौने 150 करोड़ की आबादी है दोनों ही कंट्री का, अगर आप देख लें, और क्रिकेट के सब दीवाने हैं इंडिया और पाकिस्तान में। तो जितनी पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता क्रिकेट की है, वो ज्यादातर मेरे ख्याल से 80% फॉलोइंग वो सब कॉन्टिनेंट से आती है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश अगर आप देख लें तो कोई कंपैरिजन नहीं है किसी और मुल्क से जो फॉलोइंग है क्रिकेट के लिए। तो डेफिनेटली ओवरनाइट कोई हीरो बन जाता है, कोई जीरो बन जाता है, जैसा आपने बताया कि चेतन शर्मा बेचारे एक लो फुल टॉस पर छक्का लग गया जावेद मियांदाद का आखिरी गेंद पर, और वो जिंदगी भर वो छप्पा लग गया उनके ऊपर के मैच हरा के आए। लेकिन पाकिस्तान के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है। ऐसा नहीं है कि जिस तरह से सेंचुरियन पाक में सहवाग और तेंदुलकर ने पिटाई की थी, उस वक्त पाकिस्तान की टीम बहुत मजबूत थी। वसीम, वकार, शोएब तीनों खेल रहे थे, उसके बावजूद जिस तरह से हराया। और फिर उसके बाद ना भूलें कि एक चैंपियंस ट्रॉफी निकाल लें 2017 की, ना आईसीसी वर्ल्ड कप में कभी इंडिया सर क्यों पाकिस्तान याद से दिला हारी दिया है। आपने? कल से हम सुन रहे 2017 हरा दिया हमने, हाँ 2017 नहीं हरा नहीं दिया। नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि वर्ल्ड कप, आप ओडीआई वर्ल्ड कप ले ले या T20 वर्ल्ड कप ले ले, उसमें इंडिया पाकिस्तान से कभी भी नहीं हारी है। रिकॉर्ड जो अगर आप देखें पूरा वन साइडेड है। हाँ, 12-0 चल रहा है। तो मुझे लगता है, और ये बताता है ट्रेजेक्ट्री इंडिया की पिछले 20-25 साल में किस तरह से ऊंची गई है इंडियन क्रिकेट, और पाकिस्तान की क्रिकेट जो है एक्चुअली स्ट्रगल कर रही है। कभी कभी हो जाता है कि जीत गई है इंडिया के खिलाफ, फाइनल में जीत गया चैंपियंस ट्रॉफी में, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो इंडिया ने अच्छा खासा डोमिनेट किया। आई थिंक 2000 के बाद से एयाज और राजीव इंडिया का डोमिनेंस शुरू हुआ है, और इट ऑल स्टार्टेड 2003 जो विश्व कप हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। वहां पर भारत ने एक स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान टीम को हराया था, इतना बड़ा रन चेस किया था। वहां से मुझे लगता है कि भारत के प्लेयर्स में वो विश्वास बढ़ गया कि अब पाकिस्तान से जब भी मैच होगा। सबा, आई विल गो बैक इन टाइम, 1996 का वर्ल्ड कप आप देख लें, क्वार्टर फाइनल जिस तरह से इंडिया ने परफॉर्म किया। नहीं, वो मैं मान रहा हूँ यार, मुझे लग रहा है उसके बाद नहीं, मैं मान रहा हूँ यार, उसके बाद एक ऐसा फेज आया था जहां पर पाकिस्तान की टीम बहुत ज्यादा सुपीरियर हो गई थी। हम लोग जहां भी जाते थे खेलने के लिए, मुझे याद है वो सीजन 97 से 2000 भी हम लोगों ने कई सारे मैचेस खेले, पर वहां पर हम लोगों ने कम मैचेस जीते पाकिस्तान के खिलाफ। पर ये 2000 का जो दशक शुरू हुआ है, तब से मुझे लगता है कि भारत का डोमिनेंस हर एक लेवल पे, चाहे वो बायलैटरल सीरीज हो या फिर आईसीसी इवेंट्स हो, वहां पर भारत ने लगातार शिकस्त देना शुरू कर दिया है पाकिस्तान को। अया सर, टॉस कितना इंपॉर्टेंट होगा आज के मैच में? क्योंकि दुबई में मैच है, ड्यू फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इन दिनों, हमने देखा है। कितना इंपॉर्टेंट देख रहे हैं टॉस यहाँ पर? और टॉस जीतने वाली क्या आपको लग रहा है आंख मूंद कर यहाँ पर गेंदबाजी करेगी पहले? मेरे ख्याल से, और पहले दिन की अगर आप मैचेस के रिजल्ट भी देख लें, दोनों टीम चेस करते हुए जीती है, तो ये मेरे ख्याल से ये पैटर्न बनेगा। सबसे ज्यादा दिलचस्पी ये देखना है कि ये पार स्कोर क्या होता है यहाँ पर, क्योंकि 118 बनाकर साउथ अफ्रीका ने काफी कठिन कर दिया ऑस्ट्रेलिया के लिए जीतना। तो मेरे ख्याल से 130, 135 भी जो है, अगर टीम बैटिंग फर्स्ट बना लेती है तो अच्छा खासा दबाव बन जाएगा चेसिंग टीम को। ये जरूर है कि तो कल की दोनों मैचेस जो है टीम बैटिंग सेकंड जीती, लेकिन अगर कहीं ना कहीं स्कोर 130-35 के आगे जाता है तो ये दिलचस्प है देखना कि क्या टीम चेस करती है या नहीं, या क्योंकि फिर उसके बाद अगर ऐसा रहा तो स्ट्रेटेजी चेंज भी हो सकती है। टॉस जीत के बैटिंग, जो जिनके पास अच्छे खासे बैटिंग है, बैट्समैन है, वो टीम चाहेगी कि पहले 135-140 बना ले और फिर प्रेशर में लेके आए टीम चेसिंग को। सबा भाई, क्या एक टेम्पटेशन ये भी हो सकता है कि आप 4 सीमर खिला लें? क्योंकि जिस तरह से पेस बॉलर्स को मदद मिली है, आप क्या एक स्पिनर ड्रॉप करके आप एक्स्ट्रा एक गेंदबाज भी खिला सकते हैं? पर अक्रम, कल का मैच देखेंगे राजीव, वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के विरुद्ध जो मैच हुआ है, वहां पर दोनों स्पिनर्स ने शानदार गेंदबाजी की है। इंग्लैंड की तरफ से मोइन अली 2 विकेट, आदिल रशीद ने 4 विकेट लिया है। और ये मैच जो है भारत और पाकिस्तान को दुबई में ही होने वाला है। तो इससे लगता है कि मुझे भारत प्रयास तो यही करेगा कि 2 स्पिन कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरे। ये जरूर हो सकता था अगर हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करते कि आप 3 स्पिनर के साथ मैदान में उतर सकते थे, पर चूंकि अब हार्दिक पांड्या गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं,
तब मुझे लगता है कि भारत 3 सीम अटैक और 2 स्पिनर्स के साथ ही मैदान में उतरेगा, जहां तक मुझे लग रहा है। राज आया सर, एक सवाल कसाट साहब का बड़ा अच्छा आया है। उनका कहना है कि इंडिया का जो रिकॉर्ड हेड टू हेड वो और इम्प्रूव हो सकता था अगर 2000 बाद के बाद बायलैटरल सीरीज और होती। देखिए, बायलैटरल सीरीज मेरे ख्याल से एक दूसरे से प्लेयर्स की जो है उनकी जानकारी है, इम्प्रूवमेंट आता है, एक दूसरे को समझते हैं। मेरे ख्याल से जो रिकॉर्ड रहा है वो बेटर किस तरह से हो सकता था वो मुझे नहीं पता है, क्योंकि जब भी हम मल्टीनेशनल टूर्नामेंट आईसीसी का हो या किसी और का हो वहां पर जाके डोमिनेट किया है। ओवरऑल इंडिया का रिकॉर्ड अगर आप बायलैटरल सीरीज में देख ले, किसी के भी खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, वेस्ट इंडीज हो, उनका परफॉर्मेंस बेटर रहा है। तो लॉजिकली मेरे ख्याल से यही है कि इंडिया और पाकिस्तान की भी सीरीज होती तो इंडिया का रिकॉर्ड बेहतर रहता पाकिस्तान से। सबा भाई, क्या प्रेडिक्शन है आज आपका? मैच एक तरफा होने वाला है, क्या कुछ कह रहे हैं? अब और कुछ बचा है प्रेडिक्शन में? सारी बातें तो हो गई। अब लोगों ने ये भी कह दिया कि 2000 के बाद से क्या हुआ है। अब कसास साहब ने ये भी कह दिया कि और सारे मैचेस होते तो हमारा रिकॉर्ड और भी अच्छा होता, पर ये एक और मौका है अपना रिकॉर्ड और अच्छा करने के लिए। तो मुझे लगता है कि भारत को एक विश्वास के साथ मैदान में उतरना चाहिए, अपने नर्व्स को कंट्रोल करके रखिए। ये टीम बहुत बड़ी है, प्लेयर्स बहुत बड़े हैं और ये मुकाबला भारत को जरूर जीतना चाहिए। हाँ, विकेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। अब जैसा कि आज ने कहा कि विकेट अगर ट्रिकी है तो टीम चाहेंगे कि आप पहले बैटिंग कर लीजिए, पर चूंकि 7:30 बजे मैच शुरू हो रहा है तो ये भी ध्यान में रखना है कि ओवर्स का असर कितना पड़ता है। तो ये सारी चीजें दिमाग में चलती रहती हैं, तो इन सब चीजों पर भी ध्यान देना होगा। पर अंत में मुझे लगता है कि कंडीशंस जैसे भी हो, जो स्ट्रांग टीम है, जो बड़ी टीम है, जो फेवरेट टीम है, उनको जीतना चाहिए। आया सर, चलते चलते 2007 में पाकिस्तान से पहला मैच हम जीते और वर्ल्ड कप जीते, क्या कुछ वैसे ही आसार बन रहे हैं? हाँ, मुझे लगता है बल्कि उस वक्त तो टीम इंडिया की जानी पहचानी नहीं थी इतनी। हालांकि वीरेंद्र सहवाग थे, इरफान पठान थे, गौतम गंभीर थे, लेकिन ना तेंदुलकर, द्रविड़, जहीर खान, लक्ष्मण, ये सब प्लेयर्स ये तो थे नहीं। तो दिग्गज खिलाड़ी इंडिया के नहीं थे। उसके बावजूद इंडिया ने जाके बहुत अच्छा परफॉर्म किया और वहां पर जीता। अगर आप मुझसे भी पूछे, जैसे सभा को पूछा कि आज का रिजल्ट आपको क्या लगता है, तो मैं खुद नहीं कह रहा हूं, मैंने पढ़ा, वसीम अकरम ने कहा है कि ऑड्स जो है 60% इंडिया के फेवर में और 40% पाकिस्तान के फेवर में। और वसीम अकरम से बेहतर कौन जान सकता है इस गेम किस तरह से वो खेली जा सकती है। तो मैं वसीम अकरम के साथ जाऊंगा कि इंडिया का चांसेस 60% है। मैं और वसीम भाई अगर होते इंडियन टीम में तो 100% हम सब बोल देते, क्योंकि 4 ओवर बहुत सिक्योर होते थे। बहुत बहुत शुक्रिया आया सर आपका और सबा भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप भी खेल नीति के साथ रोज जुड़ सकते हैं सुबह 9:30 पर खेल नीति के यूट्यूब चैनल और IVM के फेसबुक पेज पर। इसके अलावा आप मुझसे जुड़ सकते हैं और रोज अपने सवाल पूछ सकते हैं @राजीव मिश्र। इसके अलावा खेल नीति का हर एपिसोड आप सुन सकते हैं IVM ऐप पर, IVMpodcast.com पर, गाना, स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट या अन्य IVM पॉडकास्टिंग नेटवर्क पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Hey everybody, it's been a great week on the IVM Podcast Network. On a show about crypto, Rohan Joshi is joined by Jayanti Kanani, co-founder and CEO of Matic Network, to discuss crypto and blockchain inventions in India. On Audio Gayan, Kedar and Avindeep talk to one of India's most experienced designers, Rush Bhatt, the co-founder of ClearTrip. On The Longest Constitution, Priya takes us through religious personal laws and the criminalization of triple talaq. On Niyata, Anirudh tells us how the Mughals transformed from a war band into an empire. Why is cringe watching so addictive and viral? On Smarter with Sid, Siddharth covers cringe watching from 4 perspectives: creators, individuals, communities, and brands. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of other shows for that matter, please do tell a friend. And finally, we'd like to thank our sponsors this week: Cred, Bank of Baroda, Quarter, CoinSwitch, Kuber, Slay Coffee, Intel, Kotak Mahindra Bank, and Oxfam India. Thank you so much for making this possible. Have you ever wondered where the business world is headed? How the ways in which we create, market, and sell to consumers will evolve? Or if we'll ever go back to wearing pants while working? For answers to all of this and more, tune into Advertising is Dead with me, Varun Dugirala. Every Tuesday, as I talk to entrepreneurs, leaders, and change makers from across business, media, marketing, and beyond. You can catch all episodes of Advertising is Dead on the IVM Podcast website, app, or wherever you get your podcasts from.